हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने अपना पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस ख़त्म कर लिया था, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल द स्टफ्स रिगार्डिंग दैट चैप्टर। नाउ अब हम इस वीडियो में कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव फर्दर। So our first question is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? So diffusion हमारे लिए insufficient क्यों है, ताकि वो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके, वो भी स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस, ये इनमें बहुत बड़ी बॉडीज़ होती हैं जो कि इनको लॉट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इनटू द बॉडी क्विकली इन ऑर्डर टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ताकि ये अपनी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकें। तो डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है जिसको करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट बहुत स्लोली कर पाती है, बहुत धीरे धीरे करती है हमारे बॉडी के सारे सेल्स में। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्लो नेचर, तो इसके स्लो नेचर की वजह से डिफ्यूजन इज़ इनसफिशिएंट। तो डिफ्यूजन हमारे लिए इनसफिशिएंट है, ताकि वो हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को मल्टी सेलुलर में कंप्लीट नहीं कर सकता, इसीलिए। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what criteria do we use to decide whether something is alive? हम ऐसा क्या क्राइटेरिया यूज़ करेंगे ये चूज़ करने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है? तो वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंज, विजिबल चेंजेस मतलब जो हमको ईजिली हम उसको देख सकते हैं, ये सब चेंजेस जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं whether something is alive or dead. तो however, some living things will have change that are not visible to our eyes. लेकिन कुछ ऐसे भी living things होते हैं जिनकी बॉडी में कुछ चेंजेस अकर कर रहे हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं हम लोगों को, हम अपनी आँखों से उन चेंजेस को होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन स्टिल दे आर ऑल अलाइव। सो हैंस द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, तो जो लाइफ प्रोसेस का प्रेजेंस है वो एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है। ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, what are outside raw material used for by an organism? आउटसाइड से रॉ मटेरियल्स कौन कौन से एक ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं, बाहर से मतलब। तो जो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स हैं इज़ यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। Okay, raw materials requirement varies on the complexity of the organisms and the environment in it is living. तो जो complexity है या जो raw materials हैं वो सारे डिपेंड करते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है और किस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर रहा है। तो हर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बेसिस पे हम उनके रॉ मटेरियल्स को जस्टिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what process would you consider essential for maintaining life? हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेस हमारे लिए एसेंशियल होते हैं? तो लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो ये सारे प्रोसेस हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये सब हमने पढ़े हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स को जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं जो कि उन्हें फोटोसिंथेसिस के टाइम पे चाहिए होते हैं? तो प्लांट रिक्वायर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने ये क्वेश्चन उसमें जब हम लोग ने एक्सप्लेनेशन किया था तब भी ये पढ़ा हुआ था कि CO2 इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। CO2 हमें कहाँ से मिलती है? जो एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है उस वहाँ से हमें मिलती है। वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स रूट फ्रॉम द सॉइल, वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है? जो कि रूट्स अब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट से, सॉइल से। ओके, सनलाइट एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें सॉइल के थ्रू ही मिलते हैं जो कि रूट्स लेता है।
ओके तो पहला हमारा हो गया कि CO2 हमें मिल रही है स्टोमेटा के थ्रू, दूसरा वाटर हमें मिल रहा है सॉइल के थ्रू जो रूट्स ले रहे हैं, तीसरा सनलाइट जो कि एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें प्लांट से मिल रहे हैं जो रूट्स कवर कर रहे हैं। ओके नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा फूड हमारे स्टमक में एंटर करता है तो वहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। तो HCl का क्या रोल है हमारे स्टमक में, तो HCl प्रेजेंट इन द स्टमक डिजोल्व्स फूड पार्टिकल, ये हमारे फूड पार्टिकल जो भी फूड हमारा स्टमक में जा रहा है उसको डिजोल्व कर लेता है और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है। तो एक एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजन होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में। ओके अब HCl जो होता है स्टमक में, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करता है बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट भी। फॉर एग्जांपल कोई भी हम ऐसे जर्म्स जो हमारे फूड के थ्रू हमारे माउथ में एंटर कर रहे हैं तो HCl इन सारे पैथोजेंस को स्टमक में ही किल कर देता है ताकि ये फर्दर हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए। तो ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी है। सेकेंडली ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। थर्डली ये मीडियम को एसिडिक बनाता है एंड ये फूड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने में भी हेल्प करता है। ओके नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल वंस में ब्रेक कर देते हैं जिसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन और जो प्रोसेस है पूरा वो ईजी हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है और ये बहुत ईजिली फास्टली कवर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और जो एब्जॉर्ब्ड फूड है फिर वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यही फंक्शन होता है कि वे हमारे फूड को ब्रेक करते हैं ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी बॉडी उसको एनर्जी मतलब कंज्यूम कर ले और उससे हमें एनर्जी मिल सके जो कि हमारे ब्लड में फिर फ्लो करने लगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिज़ाइन होती है कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस, उसके पास स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए फूड का। तो विली के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। विली का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे इनके ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं आसपास यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं जो यहाँ से ये बाहर से ये सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये ब्लड में यहाँ से भेज देते हैं ताकि ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएं। ब्लड स्ट्रीम्स में ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड को हमारे सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ओके नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। कौन सी ऐसी एडवांटेजेस हैं जो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में उनके ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के रिगार्ड में। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वो ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती है और ऑक्सीजन का लेवल हमेशा हाई होता है इन द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू दैट इन द वाटर। तो जब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिजम्स, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है या जो भी लैंड पे रह रहे हैं उनको उनकी ब्रीथिंग रेट इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है क्योंकि वो इजीली एटमॉस्फेयर से सारी ऑक्सीजन को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखें तो उनका ब्रीथिंग रेट जो होता है वो फास्टर होता है क्योंकि उन्हें फटाफट से ऑक्सीजन लेनी होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब होती है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे कौन से डिफरेंट वेज हैं जिससे ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहले टूटता है 3 कार्बन कंपाउंड्स में जिसको हम पायरोवेट बोलते हैं। हम लोग ने ये पढ़ा भी है रेस्पिरेशन के टाइम पे। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ओके ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एक 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जिसको हम पायरोवेट बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फर्दर इसका ब्रेकडाउन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेस से होता है। अब अगर आपको नीचे फिगर दिख रहा है
तो यहाँ पे ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म में रिएक्शन अकर कर रही है, ये ब्रेक हो रहा है एक पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एक एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये प्रोसेस 3 तरीके से होती है। ओके, पहला ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और इसमें क्या होता है, जो ये ईस्ट में अकर करती है मोस्टली, इसमें इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में पायरुवेट हमारा ब्रेक कर जाता है। सेकेंड रिएक्शन ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जिसमें हमारा पायरुवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये हमारे मसल सेल्स में मोस्टली अकर करता है जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तब। इसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। ओके, तीसरा ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर करता है, इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ओके, ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बींग्स में विद ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड के थ्रू ये जाती है। ऑक्सीजन एक कैरियर होता है सेल्स के लिए, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड अवे फ्रॉम द सेल्स, मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये कहाँ पे अकर कर रहा है, एल्वियोलाई में, जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, और इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ईजिली ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज सारी एब्जॉर्ब कर लेती हैं लंग्स से, और एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं एल्वियोलाई फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन, एल्वियोलाई से डिफ्यूजन के ही सेम प्रोसेस से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर लंग्स डिज़ाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया। लंग्स किस तरीके से डिज़ाइन होती हैं कि वो गैसेस के एरिया को बढ़ा सके, मैक्सिमाइज कर सके। तो लंग्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी बॉडी की, और जो पैसेज है लंग्स के अंदर या इनसाइड वो डिवाइड होता है स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, ताकि ईजिली जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका एक्सचेंज हो सके, विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। जो फाइनली एक बलून लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है एंड में इनके, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और जो वॉल्स हैं एल्वियोलाई की यूजुअली कंटेन अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सीधा हमारे ब्लड वेसल्स में भेज देती हैं। और वी नो दैट व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी रिब्स ऊपर की ओर लिफ्ट होती हैं और हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है और चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है, बिकम्स लार्जर। बिकॉज ऑफ दिस एक्शन एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। इसी एक्शन की वजह से हमारी एयर जो है वो लंग्स के अंदर सक होती है एंड फिल्स अप द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, और हमारे एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को पूरा फिल कर देती है एयर इसके अंदर। और जो ब्लड है ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इसके एक्सचेंज में ब्लड जो है वो क्या करता है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है वो सारी उसको CO2 को ले लेती है, और उसके बाद ये सप्लाई करती है इसको एल्वियोलाई में, और जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलर एयर से टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स। फिर ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में आ जाती है टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर सेल्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग। इसके बाद व्हेन एयर इज़ टेकन इन एंड लेट आउट, जब एयर अंदर आती है और लेट आउट हो जाती है मतलब बाहर चली जाती है, तो लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिड्यूअल वॉल्यूम। उस टाइम हमारी लंग्स की एक रेजिड्यूअल वॉल्यूम होती है एयर की, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन, ताकि वहाँ पे एक सफिशिएंट टाइम हो जाए ऑक्सीजन को कि वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर रिलीज हो जाए। क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी यूज़ की नहीं है, बट ऑक्सीजन हमारे लिए एक कैरियर है जो फिर फर्दर आगे जाके हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है और हमारी पूरी बॉडी में ईजिली हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, और ऑक्सीजन की हमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ ये अपना रोल प्ले करती है। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। हमने अभी तक अपने तीनों वीडियोस कर लिए हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, दे ऑल कैन गेट द ऑल द टॉपिक्स रिगार्डिंग द लास्ट स्लाइड्स इन दोज वीडियोस। हमने NCERT क्वेश्चंस कुछ आज डिस्कस किए हैं, कुछ हम कल डिस्कस करेंगे, so that we can get a rapid revision from that, and after that we will continue with the next chapter. I hope it is all clear.
So that's all for the day. If you guys like my video, please like, subscribe and share. Till then, keep learning. Bye bye.